गुजरात के राजकोट में घटे अग्निकांड में 28 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें वीरपुर के एक माता पिता का इकलौता बेटा और 4 बहनों का इकलौता भाई भी शामिल है। गुजरात के राजकोट में घटे अग्निकांड में बच्चों समेत 28 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें गेम जोन में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। वीरपुर का एक युवक 20 दिन पहले ही यहाँ नौकरी पर लगा था। जब आग लगी तब जिग्नेश गढ़वी वहां फंसे लोगों को बचाने में लग गया, लेकिन अचानक ब्लास्ट हुआ और जिग्नेश राख हो गया। डीएनए सैंपल से उसकी पहचान कर शव को परिजनों को सौंपा गया है। जिग्नेश 4 बहनों का इकलौता भाई और माता पिता का इकलौता बेटा था। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग परिजन कर रहे हैं। गुजरात के राजकोट में घटी इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव और म्युनिसिपल कमिश्नर आनंद पटेल, जॉइंट पुलिस कमिश्नर विधि पटेल, डीसीपी डॉक्टर देसाई को सिर्फ अपने पद से हटाकर ट्रांसफर दे दिया गया है, जबकि पुलिस और कॉरपोरेशन के 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। इस मामले पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें से 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। वहीं राजकोट गेम जोन के एक और आरोपी धवल ठक्कर को बनासकाठा एलसीबी ने हिरासत में लिया है। गुजरात के राजकोट के टीआरपी गेम जोन में घटी दुर्घटना में भावनगर के ओम देव सिंह गोहिल की भी मृत्यु हुई है। वे परिवार के साथ राजकोट घूमने गए थे। राजकोट टीआरपी गेम जोन में लगी आग में भावनगर के ओम देव सिंह गजेंद्र सिंह गोहिल का भी निधन हुआ है। ओम देव सिंह गोहिल पेशे से वकील हैं और अपने परिवार के साथ राजकोट के टीआरपी जोन में मनोरंजन के लिए गए हुए थे, जहां उनका परिवार तो बच गया है, लेकिन ओम देव सिंह की मृत्यु हो गई है। उनका डीएनए मैच हो जाने से उनका शव परिजनों को सौंप दिया गया है और परिजनों ने दुखी माहौल के बीच उनका अंतिम संस्कार किया। उनका सिर्फ 8 साल का बेटा है। हादसे में उनके अन्य परिजनों की भी मौत हुई है, जिसके चलते गोहिल परिवार में मातम का माहौल है। देश भर के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी इन दिनों तेज धूप और गर्मी का कहर झेल रहा है। तापमान का बढ़ता पारा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों की समस्याएं भी बढ़ रही है। लखीमपुर खीरी में गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। तापमान का पारा 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। गर्मी और धूप से हर कोई परेशान नजर आ रहा है। गर्मी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और अस्पतालों में भीड़ लग रही है। गर्मी के कारण सब इतना परेशान है कि मार्केट में कोई निकलना पसंद ही नहीं करती। इतनी तेज थपेड़े लू के चल रही है और इतना जलने वाली है कि इंसान निकलना नहीं पसंद कर रहा है कि बाहर निकले। सब सन्नाटा पड़ा हुआ है मार्केट में। पेड़ पौधों का बहुत फर्क पड़ रहा है। अब देखो बड़े बड़े पेड़ कटे जा रहे हैं तो फर्क तो पड़ेगा ही। जब अपने यहाँ जलवायु नहीं सही होगी, पेड़ ही नहीं रह जाएंगे तो कहाँ से मौसम आएगा इतना ठंडा। उसी वजह से गर्मी भी बढ़ती जा रही है। गर्मी एक हफ्ते से दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। हर दिन सुबह जब सूरज निकलता है तो अगले दिन के तापमान से कई डिग्री सेल्सियस धूप में तपिश रहती है। इस तरीके से दिन पर दिन बढ़ती गर्मी से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। और रह गई मार्केट में देखिए पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों से निकल ही नहीं रहे हैं। जब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती है, किसी सामान की आवश्यकता होती तो लोग घरों से निकल रहे हैं। दुकानदार भी काफ़ी परेशान है। सुबह से दुकान तो खोल के बैठता है, पर धूप की इतनी तपिश होने की वजह से ग्राहक उन दुकानों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। रही ग्राहकों में कुछ गर्मी से बचाव के लिए वो अपने राहत के सामान जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं या फ्रूट हैं, ये तो ख़रीदारी कर रहे हैं, पर पंखों की भी बिक्री हो रही है। बाकी और सामान जो है वो बिल्कुल बिक्री नहीं हो पा रही है। साथ ही ठंडे पेय पदार्थ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग भी अधिक होने लगी है। कई दिनों से तीखे तेवर दिखा रहे सूर्य देवता के प्रकोप से बाजारों में सन्नाटा पसरा पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग ने भी जरूरत न होने पर घर में ही रहने की अपील लोगों से की है। गर्मी तो भीषण हो रही है और मई जून में गर्मी हमेशा होती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो रही है।
लू चल रही है और ऐसी सिचुएशन में लोगों को घर से निकलना मुश्किल है और सावधानी की ज़रूरत है कि लोगों को लू से और इन पेड़ों से बचने की ज़रूरत है। घर से निकले तो अपने को सुरक्षित करके निकलें, कोई टॉवेल या गमछा वगैरह लेकर निकलें, भीगे तौलिए से गमछे से सर को ढके रखें और पानी ज़्यादा पीते रहें, खाली पेट ना रहें और जहाँ तक तो हो सके तो इस लू में घर से ना निकलें। बचाव बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें अंदेशा बीमार होने का ज़्यादा बना रहता है। गुजरात के बनासकांठा जिला के दांता के हड़ाद गांव में सालों पुरानी परंपरा के तहत आदिवासी समाज का गौर मेला आयोजित किया गया है। गुजरात के बनासकांठा के दांता तालुका के हड़ाद गांव में आदिवासी समाज द्वारा गौर मेले का आयोजन किया गया। सालों की परंपरा के तहत गौर की शादी के बाद ही आदिवासी समाज में शादी की सीजन शुरू होती है। गौर माता से पहले अगर शादी की जाए तो वह शादी कामयाब नहीं होती, ऐसी भी मान्यता आदिवासी समाज में है। दांता तालुका में बड़े पैमाने पर आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं। दांता तालुका के तोरणिया और नवसा कोड़ हरदा गांव में गौर माता के मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के आदिवासी समाज के लोग भी शामिल हुए। आस्था और परंपरा को गौर मेले के साथ आदिवासी समाज ने आज भी कायम रखा है। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में आरक्षण मामले फिर एक बार हंगामा हुआ। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में स्थानीय छात्रों के एडमिशन प्रोसेस को लेकर कई दिनों से विवाद जारी है। इस बीच आज वडोदरा के मुख्य कार्यालय में पूर्व सेनेट सदस्य, एमएसयू के पूर्व छात्र नेता और उनके साथ वर्तमान छात्र वडोदरा के स्थानीय छात्रों के प्रवेश में 70% आरक्षण के मुद्दे पर आवेदन देने के लिए वीसी के पास पहुंचे, लेकिन वीसी को जानकारी होने के बावजूद वे हेड ऑफिस नहीं पहुंचे। साथ ही यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर दिया गया और पुलिस वहां आ पहुंची। इसी बात से नाराज होकर सभी लोगों ने नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और जब तक वीसी नहीं आएंगे तब तक उस स्थल से नहीं जाने की बात कही। वहीं नरेंद्र रावत, अमर ढोम से अमित घोटीकर सहित कई लोग हेड ऑफिस पहुंचे और वीसी का विरोध किया, जिसके बाद आखिरकार रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र स्वीकार करना पड़ा। ધોરણ 12 પછીનો જે અભ્યાસક્રમ યુનિવર્સિટીમાં લોકો વિદ્યાર્થીઓ જે ભણવા આવે છે એફવાયમાં એડમિશન લેવા માટે એની જે પ્રક્રિયા હોય છે એમએસ યુનિવર્સિટીમાં આ વખતે આ વર્ષથી જે કોમન એક્ટ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે જેને લઈને અહીંના વિદ્યાર્થીઓ હજુ અવઢવમાં છે કે કઈ રીતે પ્રવેશ પ્રક્રિયાની શરૂઆત થવાની છે, કઈ રીતે વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવાના છે, હજુ સુધી કોઈને કોઈ જાણ નથી। વિદ્યાર્થીઓને અમે સૌ માજી વિદ્યાર્થી અગ્રણીઓ આ બાબતે રજૂઆત કરવા આવ્યા તો વાઇસ ચાન્સલર સમય લીધો હોવા છતાં અહીંથી નાસી ગયા। આજે બહુ શરમજનક વાત કહેવાય કે આ રીતે રજૂઆત સાંભળ્યા સિવાય એક યુનિવર્સિટીનો વાઇસ ચાન્સલર અહીંથી નાસી જાય। પણ અમે આ આંદોલન હંમેશા એ રીતે ચલાવતા રહીશું, કારણ જો આ જે વિદ્યાર્થીઓનો પ્રોબ્લેમ છે એને જો સોલ્વ કરવામાં નહીં આવે તો આ આંદોલન જલદ આંદોલન કરીને આજે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના થઈ। મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડે યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરી ત્યારે તેમનું લક્ષ્ય એક જ હતું કે વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓનું હિત, વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા ભણે, ઉચ્ચ નામના મેળવે। અહીંથી જ લોકો પદ્મશ્રી જેવા એવોર્ડ લઈને નામના મેળવી છે। ત્યારે આજે વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓનું હિત ન જળવાય, આજે એડમિશન પ્રોસિજર ચાલુ થઈ જાય છે પણ વિદ્યાર્થીઓ અવડાવમાં છે કે આજે અમને એડમિશન મળશે કે નહીં મળે। કેટલા ટકા વિદ્યાર્થીઓને અમે રજૂઆત એટલી જ કરવા આવ્યા છે કે જે પ્રોટોકોલ ચાલતો હતો 70% વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન આપો, પરંતુ આ સરકારની નીતિ રહી છે કે વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓને વડોદરામાં એડમિશન ન આપી અહીં નજીકમાં બેઠેલી, હું બહુ સભાનતાથી કહું છું, 2001માં જે રીતે કોમર્સમાં સેલ્ફ ફાઇનાન્સ ચાલુ કરીને નજીકની યુનિવર્સિટીને માલામાલ કરી દેવાની જે રીત હતી, નજીકમાં જે યુનિવર્સિટીને પૈસા કમાવાની રીત હતી, તે પ્રમાણે જો અહીં યુનિવર્સિટીને એડમિશન ના મળે તો ત્યાં એડમિશન થાય, ત્યાં લોકોનો વેપાર ચાલુ થાય ને આમની કટકી બાજુ ત્યાં ચાલુ થાય। તે માટે આ યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન પ્રક્રિયા ખોરંભવાની જરૂર પડી છે। અહીંયા એડમિશન ના મળે એ અવઢવની સ્પતિ તૈયાર કરી છે
તો પારુલ અને સિગ્મા બધી કોલેજોમાં તમે જો કે એડમિશન ખુલ્લા મૂકી દેવામાં આવે છે, વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં જઈ રહ્યા છે, આજે વીસીને રજૂઆત કરી રહ્યા છે। પ્રથમ વર્ષની પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે અને એવા સમયે જ્યારે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં 70% બેઠકો વડોદરા શહેર અને જિલ્લાના વિદ્યાર્થીઓ માટે છે। અત્યારે પ્રવેશ પ્રક્રિયાની ઓનલાઈન ચાલુ થઈ ગયું છે। એવા સમયે યુનિવર્સિટી સત્તાવાળાઓએ કોઈ સ્પષ્ટતા કરી નથી। વિદ્યાર્થીઓ અવઢવમાં છે। અમે માંગણી કરી રહ્યા છે કે મહારાજા સયાજીરાવે આ સંસ્થાની સ્થાપના કરી એ સમયથી આ સંસ્થાની સ્થાપના પાછળનો હેતુ આ સ્થાનિક યુનિવર્સિટી હતી કે જેમાં વડોદરા શહેર અને જિલ્લાનો નાગરિક ભણી શકે, ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી શકે, એના માટેની વ્યવસ્થા હતી અને એના માટે 70% બેઠકો હતી। અમારી કોઈ નવી માંગણી નથી। તમે જોઈ શકો છો કે આ વાઇસ ચાન્સેલર વિજય શ્રીવાસ્તવ જે પ્રકારે વર્તી રહ્યા છે, સરમુખત્યારશાહીના વલણના ભાગરૂપે અત્યારે મેં રજિસ્ટ્રારને પણ વિનંતી કરી છે। અમે બધા પૂર્વ અને ચાલુ સેનેટ સભ્યો છીએ, વિદ્યાર્થી નેતાઓ છીએ, અમે મળીને એમને વાત કરવા માગીએ છીએ। હજી સુધી વાત કરવાની શરૂઆત નથી કરી। અમે પ્રથમવાર આવ્યા છીએ, અમારું આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છીએ, એમની પાસે સમય નથી, જોઈએ શું થાય છે। गुजरात के राजकोट में घटी दुर्घटना के बाद अमरेली जिला में प्रशासन एक्शन में आ गया है, जिसके चलते जगह जगह फायर सेफ्टी के साधनों की जांच की जा रही है। हर दुर्घटना के बाद ही जैसे प्रशासन जागता है, वही इस बार भी हो रहा है। राजकोट में घटी दुर्घटना के बाद अमरेली जिला में प्रशासन एक्शन मोड में आते हुए रेंज आईजी गौतम परमार, पुलिस अधीक्षक हिमकर सिंह द्वारा अन्य अधिकारियों सहित फायर सेफ्टी हेतु जांच शुरू की गई। अमरेली के चलाला शहर पुलिस द्वारा शॉपिंग मॉल, होटल, ट्यूशन क्लासेस, बैंक आदि तमाम स्थलों पर फायर सेफ्टी के साधनों की जांच की गई और मार्गदर्शन दिया गया। फायर सेफ्टी को लेकर अब अमरेली प्रशासन द्वारा बाज नजर रखी जा रही है। गुजरात के वडोदरा में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन अभी जारी है। इसी बीच अब एक और आवेदन ग्राहक अधिकारी संगठन द्वारा दिया गया। वडोदरा शहर के कुछ इलाकों में MGVCL द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर के बारे में स्थानीय निवासियों द्वारा शिकायत की जा रही है। MGVCL कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों की अनुमति के बिना पुराने मीटर हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाने का भी विरोध हो रहा है। इसी के चलते आज ग्राहक अधिकार संगठन और गोरवा की स्वामी विवेकानंद हाइट्स 1 के स्थानीय निवासियों द्वारा रेस कोर्स की गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की कचहरी में HD को आवेदन पत्र देकर स्मार्ट मीटर को हटाने के लिए आवेदन दिया गया। इस बीच कचहरी के गेट पर खड़े सिक्योरिटी और स्थानीय निवासियों के बीच बहस भी देखने को मिली। नवा मीटर स्मार्ट मीटर नाख्या छे ने ए तमे काढी जाओ अने जूना मीटर नाखी जाओ, कारण के अमारे अतिशय बिल आवे छे। अमे रोजનું અમારે 150-200 રૂપિયા રિચાર્જ થાય છે, તે અમને પરવડતું નથી। બધાની ત્યાં બંધ કરી દીધા છે મીટર નાખવાના, તો અમારી ત્યાં જે નાખેલા છે એ તમે કાઢી જાઓ અને જૂના મીટર અમને જે પહેલાના હતા એ આપી જાઓ। બીજું કાંઈ નથી જોઈતું અમને, એટલા માટે અમે એને આવેદન પત્ર આપ્યું છે। મુદ્દો એ છે ગત અઠવાડિયે પણ અમે કલેક્ટરશ્રીને આવેદન આપેલું હતું। એમાં 7 મુદ્દા કીધેલા હતા, એમાં અમુક માંગણીઓ પૂર્ણ થઈ છે। પણ હવે કેવું છે કે જે અમારી પાસે 724 મકાનોની ફરિયાદ આવેલી છે કે એ લોકોને મીટર લાગી ગયા છે। રોજના 400 થી 500 રૂપિયા કટિંગ થઈ રહ્યા છે, જેનું પ્રૂફ બધા લઈને આવ્યા છે પેપર સાથે। અમે બીજું આ પેપરો છે, આટલી ફરિયાદો છે અમારી પાસે, તો આજે અમે MGVCLના ડાયરેક્ટર છે MDCને મળવા આવ્યા છે। તેમને આવેદન આપવા આવ્યા છે કે જે જૂના મીટરો લાગ્યા છે તેને પરત નીકાળીને પાછા એમના જે મીટર છે, સ્માર્ટ મીટર નથી જોઈતા એમને જૂના મીટર લગાડીને આપો, જેથી કરીને તેમનું ઘર ચાલે। હમણાં એમનું 5 ગણું 6 ગણું બિલ આવી રહ્યું છે, બરાબર? એ બિલ ના આવે તેના માટે જૂના મીટર પરત આપો। અને જ્યારે તમારે ટ્રાયલ જ કરવું છે તો સરકારી સંસ્થાઓમાં ટ્રાયલ કરો, પછી તમે આમ આદમીના ઘરમાં જઈને કરો। ગ્રાહકો હેરાન થઈ રહ્યા છે, એ જ અમારું આવેદન છે। આજે જૂના મીટર પરત નહીં આપવામાં આવે તો અમારી લીગલ ટીમે એક કેસ તૈયાર કરેલો જ છે, જે અમે આગળ જઈને કોર્ટમાં કેસ લડીશું અમે।